गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का मीनिंग, डेफिनेशन, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के एसेंशियल एलिमेंट्स और टाइप्स ऑफ गारंटी के बारे में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए जो नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का, जिसका नाम है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखिए, कंटिन्यूइंग गारंटी क्या है। जब हम गारंटी के टाइप पढ़ रहे थे तो उसमें हमने कंटिन्यूइंग गारंटी के बारे में पढ़ा था। कंटिन्यूइंग गारंटी का मतलब एक गारंटी विच एक्सटेंड्स टू ए सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस, यानी ऐसी गारंटी जो एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस तक चले, उसे हम कंटिन्यूइंग गारंटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक इसका यदि आपको कंटिन्यूइंग गारंटी के बारे में और ज़्यादा अच्छी तरीके से जानना है या कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में समझना है तो आप इससे पहले वाला वीडियो देख सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के बारे में हमने उसमें अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। अब देखिए, कंटिन्यूइंग गारंटी का मतलब आपको पता चल गया है कि जिसमें सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन तक मल्टीपल ट्रांजैक्शन हो और वहाँ तक गारंटी चले, तब उसको हम कंटिन्यूइंग गारंटी के नाम से या एक प्रकार से सतत गारंटी के नाम से हम निरंतर गारंटी के नाम से जानते हैं। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे एक व्यक्ति है, ठीक है ना। देखिए, जो गारंटी है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तीन जो सब्जेक्ट मैटर से रिलेटेड हो सकता है। फर्स्ट क्या है, यदि आपने किसी को लोन दिया है उसके संबंध में गारंटी हो सकती है। सेकंड, यदि आपने क्रेडिट पर किसी को गुड्स सेल किया है तो गारंटी हो सकती है। थर्ड, किसी व्यक्ति के कंडक्ट, बिहेवियर और ऑनेस्टी के संबंध में गारंटी दी जा सकती है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए, जो कंटिन्यू गारंटी के अंदर आप एक सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के संबंध में गारंटी देते हैं। जैसे मैं यहाँ पर आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा समझा रहा हूँ। एक व्यक्ति है जिसका नाम है अनिल, और ये है शॉप का नाम है राम एंड कंपनी, ठीक है। और ये जो अनिल है वो यहाँ पर श्योरिटी है, ठीक है। और राम एंड कंपनी है, ये शॉप है, ग्रोसरी शॉप। और यहाँ पर ये रमेश है, वो एक प्रकार से प्रिंसिपल डेटर है, प्रिंसिपल डेटर, ठीक है। यहाँ पर ये तीन पार्टीज हैं। अनिल श्योरिटी है और राम है जो ग्रोसरी शॉप है, उसको रन करता है। और यहाँ पर जो रमेश है वो प्रिंसिपल डेटर है, यानी बायर है। ये जो गुड्स है वो क्रेडिट पर परचेज करता है। अब देखिए, राम जो है रमेश है, वो अनिल का बहुत ही अच्छा फ्रेंड है और रमेश के पास जो है पैसे नहीं है, इसलिए रमेश चाहता है कि राम एंड कंपनी से जो ग्रोसरी का सामान है वो उसे उधार मिले। तो जो यहाँ पर अनिल है, रमेश का दोस्त, फ्रेंड है, अनिल ने राम एंड कंपनी को ये आश्वासन दिया, गारंटी दी रमेश के बिहाफ पर कि जो रमेश है जितना भी सामान लेके जाए राम एंड कंपनी से उधार, वो उनको दे। और इस यदि रमेश कोई डिफॉल्ट करता है क्रेडिट का पेमेंट करने में, ठीक है ना, जो उधार सामान खरीदा है राम एंड कंपनी से, उसका पेमेंट करने में यदि रमेश डिफॉल्ट करता है तो उस पेमेंट का भुगतान करने की जो गारंटी है वो अनिल देता है। तो अनिल यहाँ पर हो गया श्योरिटी, राम एंड कंपनी है वो हो गया यहाँ पर क्रेडिटर, और जो रमेश है वो प्रिंसिपल डेटर। तो यहाँ पर देखिए, कितना ही सामान
जो रमेश है वो राम एंड कंपनी से खरीद सकता है, मल्टीपल ट्रांजैक्शंस कर सकता है, और उसके संबंध में पूरी गारंटी किसके द्वारा दी गई है, ये है श्योरिटी के द्वारा, जिसका नाम अनिल है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए जो ये गारंटी है वो कंटिन्यूइंग गारंटी है। रमेश कितनी भी क्वांटिटी के अंदर कितने भी ट्रांजैक्शंस हैं वो राम एंड कंपनी के साथ कर सकता है और क्रेडिट पर सामान खरीद सकता है। तो इस प्रकार की जो गारंटी है जहाँ पर मल्टीपल ट्रांजैक्शंस होते हैं, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस होते हैं, और उसके संबंध में जब गारंटी दी जाती है तो उसको हम कंटिन्यूइंग गारंटी के नाम से जानते हैं, ठीक। अब हमें यह समझना है कि कंटिन्यूइंग गारंटी के संबंध में जो एक क्या रूल्स है, कब कंटिन्यूइंग गारंटी है वो रिवोक की जा सकती है, उसको समाप्त किया जा सकता है। तो ये पॉइंट्स हम समझेंगे। अब देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी के संबंध में, वो है बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन। यदि श्योरिटी ने क्रेडिटर को कंटिन्यूइंग गारंटी प्रोवाइड की है प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पर, तो ऐसे में जब भी श्योरिटी को कंटिन्यूइंग गारंटी को एक प्रकार से समाप्त करना हो, रिवोक करना हो, तो ऐसे में श्योरिटी नोटिस यानी सूचना देके जो क्रेडिटर है उसको सूचित करके कंटिन्यूइंग गारंटी को समाप्त कर सकता है, रिवोक कर सकता है। अब यहाँ पर आपको एक बात समझना है कि जो कंटिन्यूइंग गारंटी है यदि उसको रिवोक कर दिया जाता है तो उस रिवोकेशन से पहले जो रिवोक करने का जो नोटिस सर्व किया गया है, सूचित किया गया है क्रेडिटर को, तो उससे पहले जो ट्रांजैक्शन किए गए थे उनके संबंध में जो श्योरिटी है वो लायबल रहेगा, परंतु जो कंटिन्यूइंग गारंटी को रिवोक करने के लिए जो नोटिस दिया है, जो सूचना क्रेडिटर को ऋणदाता को दी गई है, उसके बाद यदि कोई ट्रांजैक्शन किया जाता है तो उसके संबंध में श्योरिटी लायबल नहीं होगा, ठीक है ना। तो कोई भी श्योरिटी है कंटिन्यूइंग गारंटी को की समाप्ति की सूचना क्रेडिटर को यानी ऋणदाता को देकर और अपनी कंटिन्यूइंग गारंटी को समाप्त कर सकता है। तो फर्स्ट मेथड या जो वे ऑफ रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी क्या है, बाय गिविंग नोटिस ऑफ रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी टू क्रेडिटर, ठीक है। उसके बाद है सेकेंड by surety's death by surety's death। अब देखिए जो कंटिन्यूइंग गारंटी है वो जब श्योरिटी की मृत्यु हो जाती है, डेथ हो जाती है, तो उसके साथ भी समाप्त हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर एक बात और समझना है कि डेथ से पहले यदि श्योरिटी ने कोई गारंटी दिया है, कोई ट्रांजैक्शन हुआ है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच, तो उस ट्रांजैक्शन के लिए जो श्योरिटी है उसकी असेट्स हैं, उसकी प्रॉपर्टी है, वो लायबल होंगी, या फिर जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो लायबल होंगे। लेकिन श्योरिटी की डेथ के बाद यदि कोई ट्रांजैक्शन किया गया है और उसके बाद किए गए ट्रांजैक्शन के संबंध में कोई लायबिलिटी अराइज होती है, तो फिर उसके लिए श्योरिटी लायबल नहीं होगा, ना ही श्योरिटी की प्रॉपर्टी और उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है वो लायबल होंगे। बट श्योरिटी की डेथ से पहले किए गए ट्रांजैक्शन के लिए श्योरिटी की जो प्रॉपर्टी असेट्स है वो लायबल होंगी या उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव लायबल होंगे। अब एक बात और समझना है कि यहाँ पर देखिए यदि श्योरिटी की डेथ हो जाती है तो उसकी सूचना क्रेडिटर्स को देना जरूरी नहीं है,
ठीक है ना। क्योंकि ये ऐसा है कि जैसे ही उसकी जो डेथ होती है तुरंत कंटिन्यूइंग गारंटी है वो रिवोक हो जाती है, चाहे उसकी जानकारी क्रेडिटर के पास हो या फिर ना हो। नेक्स्ट है वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब देखिए वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है कि जो कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच किया गया है उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर यदि कोई परिवर्तन कर दिया जाता है, प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर दोनों मिलकर जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था जिसके संबंध में गारंटी दी गई थी, यदि उस मेन कॉन्ट्रैक्ट में परिवर्तन कर देते हैं, वेरिएंस को बदलाव कर देते हैं, तो फिर श्योरिटी है जो अपने और लायबिलिटी से वो डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है ना। उसकी जो लायबिलिटीज है वो समाप्त हो जाती है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि मैं यहाँ पर आपको जैसे यहाँ पर ए है और ये बी और ये है सी, ठीक है। जो सी है, सी बैंक है, यहाँ पर क्रेडिटर है, ठीक है ना। और जो बी है, बी यहाँ पर प्रिंसिपल डेटर है। मैं आपको लिख देता हूं, प्रिंसिपल डेटर और ये है सी फॉर क्रेडिटर और ए फॉर श्योरिटी, ठीक। यहां पर ये तीन पार्टी है, ए बी और सी। अब ए श्योरिटी, बी प्रिंसिपल डेटर और सी है क्रेडिटर। प्रिंसिपल डेटर है और जो क्रेडिटर है, इन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया कि 8% के हिसाब से 1 लाख रुपए है सी बी को 1 साल के लिए जो उधार देंगे, और ये जो पैसे हैं वो 1 दिसंबर को दिए जाएंगे, ठीक है। ये डिसाइड हुआ, जो क्रेडिटर है और प्रिंसिपल डेटर है इनके बीच ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि 1 दिसंबर को 1 लाख रुपए 8% इंटरेस्ट पर जो सी है वो बी को देगा, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट है और इसके संबंध में जो गारंटी है वो ए ने दी है, ठीक है। ए ने जो गारंटी है वो सी को दी है। अब देखिए सी और बी ने मिलकर क्या डिसाइड किया कि जो 1 दिसंबर को जो 1 लाख रुपए उधार सी के द्वारा बी को दिए जाने हैं, इन्होंने डिसाइड किया वो पैसे 1 दिसंबर को नहीं देके और एक प्रकार से 28 नवंबर को जो है सी बी को देगा। तो यहाँ पर क्या हो गया, जो टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, जो मेन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर के बीच, उसमें परिवर्तन कर दिया और उसकी सूचना है वो दोनों ने श्योरिटी को नहीं दी। तो ऐसे में क्या होगा कि श्योरिटी है वो अपनी लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है ना। उसके दायित्व हैं वो समाप्त हो जाएंगे। तो इस प्रकार से यदि प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर दोनों मिलकर मेन कॉन्ट्रैक्ट के जो टर्म्स हैं उसकी शर्तें हैं उसमें कोई परिवर्तन करते हैं बिना श्योरिटी को सूचित किए, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो समाप्त हो जाता है और जो श्योरिटी है वो अपने लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। अब हम और यहाँ पर देखिए जो मैंने आपको बताया कि जो टाइम डिसाइड किया था लोन
ग्रांट करने का उसमें परिवर्तन हो गया। इंटरेस्ट रेट में भी परिवर्तन यदि वो कर देते हैं दोनों मिलकर, क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर, बिना श्योरिटी के परमिशन के, तब भी जो है ये जो कॉन्ट्रैक्ट है वो एक प्रकार से श्योरिटी की तरफ से डिस्चार्ज हुआ माना जाएगा। श्योरिटी अपने लायबिलिटी से जो है डिस्चार्ज हो जाएगा, क्योंकि ये जो परिवर्तन किया गया है कॉन्ट्रैक्ट में, ये बिना श्योरिटी के परमिशन के किया गया है। यदि श्योरिटी की परमिशन के साथ किए जाते हैं तो फिर क्या है, श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो कंटिन्यू रहती है उस, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है वो कंटिन्यू चलता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है on discharge of surety from his liability, जब श्योरिटी अपने जो लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है, ठीक है, तब भी कंटिन्यूइंग गारंटी है वो समाप्त हो जाती है। अब ये समझना है कि जो श्योरिटी है वो अपने लायबिलिटी से डिस्चार्ज कब होता है। तो इसमें कुछ कंडीशंस हैं, सब पॉइंट्स हैं, उसको हम समझेंगे और उसके बाद समझ में आ जाएगा कि श्योरिटी कब अपने ऑब्लिगेशन से या अपने लायबिलिटी से डिस्चार्ज होता है और कंटिन्यूइंग गारंटी समाप्त हो जाती है। तो देखते हैं अब इसमें फर्स्ट जो कंडीशन है, जब श्योरिटी अपने लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी by any contract between principal debtor and creditor, अब देखिए, जो प्रिंसिपल, डेटर और क्रेडिटर दोनों मिलकर श्योरिटी को उसके लायबिलिटी से डिस्चार्ज कर देते हैं, दोनों ऐसा कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जिससे कि श्योरिटी है वो अपने लायबिलिटी से फ्री हो जाता है या उसको फ्री कर दिया जाता है, ठीक है ना। यानी दोनों ही मिलकर डिसाइड करें, जैसे बैंक है या बैंक हो गया दूसरा जिसने लोन लिया है बैंक से, अब दोनों मिलकर ये डिसाइड करें और एग्रीमेंट कर लें कि फ्यूचर के अंदर जो श्योरिटी की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है ना, और श्योरिटी है उसको उसकी लायबिलिटी से डिस्चार्ज कर दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट से बाहर कर दिया जाता है। तो ऐसे में जो श्योरिटी है उसकी लायबिलिटी है वो समाप्त हो जाती है और एक प्रकार से जो कंटिन्यूइंग गारंटी है वो रिवोक हो जाती है, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्या हो सकता है कि जब प्रिंसिपल, डेटर और क्रेडिटर दोनों मिलकर जो श्योरिटी है उसकी लायबिलिटी समाप्त कर दें किसी एग्रीमेंट के द्वारा, तब फिर जो कंटिन्यूइंग गारंटी है जो श्योरिटी के द्वारा दी गई है वो रिवोक
या समाप्त हुई मानी जाएगी। नेक्स्ट है ऑन लूजिंग ऑफ सिक्योरिटी by the creditor। अब देखिए, ऑन लूजिंग ऑफ सिक्योरिटी बाय द क्रेडिटर का मतलब क्या है कि जब किसी लोन के संबंध में यदि प्रिंसिपल डेटर ने कोई जो गुड्स है या कुछ ज्वेलरी है, कुछ वैल्यूएबल आइटम्स है, वो एक प्रकार से प्लेस्ड किया है, गिरवी रखा है, ठीक है ना, एक तरह से कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पर, जैसे बैंक के पास हम लोन लेते हैं तो सोना गिरवी रख सकते हैं, ठीक है ना। तो यदि कुछ भी वैल्यूएबल आइटम्स प्रिंसिपल डेटर ने बैंक के पास या क्रेडिटर के पास जो एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी है, जमानत के तौर पर रखा है, और यदि उस कोलेटरल सिक्योरिटी को उस बैंक जो है लॉस्ट कर देता है, खो देता है, गुम कर देता है, ठीक है ना, तो ऐसे में जो श्योरिटी है वो जितने राशि का कोलेटरल सिक्योरिटी रखा गया है और जितने राशि का अमाउंट का जो वस्तु है या ज्वेलरी है या कोलेटरल सिक्योरिटी है गुम हो गया, लॉस्ट हो गया, उतने राशि के संबंध में जो जो श्योरिटी है वो अपने लायबिलिटी से क्या हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, बैंक है, बैंक ने, यहाँ पर मैं आपको 3 व्यक्तियों के नाम बता रहा हूँ, एक बैंक है और दूसरा अनिल है। अनिल यहाँ पर क्या है, श्योरिटी है, और रमेश यहाँ पर क्या है, मूल ऋणी है यानी प्रिंसिपल डेटर है। रमेश ने बैंक से 1 लाख रुपए का लोन लिया और उसके बदले उन्होंने 70,000 रुपए का 70,000 का जो गोल्ड है बैंक के अंदर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी जमानत के तौर पर रखा। इस लोन की जो गारंटी है वो अनिल ने दी। बैंक ने 70,000 रुपए का जो गोल्ड था वो खो दिया, ठीक है ना। ऐसे में क्या होगा कि जो श्योरिटी का जो लायबिलिटी है, सेकेंडरी लायबिलिटी, ठीक है ना, जो 1 लाख रुपए लोन के बदले दिया था वो 70,000 रुपए से उसकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। अब अनिल केवल 30,000 रुपीज के लिए ही लायबल है, यानी जितना अमाउंट का, जितनी वैल्यू का जो गोल्ड है या सिक्योरिटी है लॉस्ट कर दिया क्रेडिटर ने, बैंक ने, उतने अमाउंट से श्योरिटी की और जो प्रिंसिपल डेटर है उनकी लायबिलिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है ऑन गारंटी बीइंग अनलॉफुल अब देखिए, जब जो गारंटी दी गई है जो गारंटी दी गई है वो गारंटी यदि अनलॉफुल हो जाती है, यदि उसको गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है, तो ऐसे में भी जो प्रिंसिपल एक प्रकार जो श्योरिटी है उसका कंटिन्यूइंग लायबिलिटी है वो समाप्त हो जाता है, ठीक है। अनलॉफुल का मतलब क्या है, कोई अनलॉफुल पर्पस के लिए यदि गारंटी दी गई है, ठीक है ना, तो ऐसे में वो गारंटी है वो समाप्त हो जाती है, ठीक। यहाँ पर अनलॉफुल पर्पस बहुत सारे हो सकते हैं जो एक प्रकार से लॉफुल एक्ट नहीं है, गैर कानूनी कार्यों के लिए दी गई जो गारंटी है वो समाप्त हो जाती है, या जब किसी एक्ट को है गैर कानूनी घोषित कर दिया जाता है। तो ये पॉइंट्स हैं जिसमें जो श्योरिटी है वो अपनी लायबिलिटीज है उससे डिस्चार्ज हो जाता है।
तो आप इन पॉइंट्स को पढ़ने के बाद समझ सकते हैं कि कैसे जो कंटिन्यूइंग गारंटी है, कंटिन्यूइंग गारंटी का मतलब जो एक जो सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन तक चलती है और वो किस प्रकार से रिवोक हो सकती है, समाप्त हो सकती है। तो उसके अंदर हमने 4 कंडीशंस पढ़ी हैं। फर्स्ट, बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, यदि श्योरिटी क्रेडिटर को नोटिस दे देता है, सूचना दे देता है कंटिन्यू गारंटी को समाप्त करने के संबंध में, तो उसके बाद जो कंटिन्यू गारंटी है वो समाप्त हो जाती है। बाय श्योरिटी डेथ, यदि जो श्योरिटी है उसकी मृत्यु हो जाती है तब भी कंटिन्यू गारंटी है वो समाप्त हो जाती है। बट यहाँ पर याद रखना है कि जो नोटिस दिया गया है जो कंटिन्यूइंग गारंटी को समाप्त करने के संबंध में, उससे पहले जितने भी ट्रांजैक्शन किए गए हैं तो उन ट्रांजैक्शन के लिए जो श्योरिटी की प्रॉपर्टी है वो लायबल होगी। ठीक है, जो श्योरिटी है उसकी डेथ से पहले भी यदि कोई ट्रांजैक्शन किया गया तो उसके लिए भी श्योरिटी की प्रॉपर्टी लायबल होगी। उसके बाद है वेरिएंस और इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यदि जो मेन कॉन्ट्रैक्ट हुआ है प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच, यदि उसमें उसके टर्म्स में, उसकी कंडीशंस में, शर्तों में कोई परिवर्तन कर दिया है और उसकी सूचना यदि श्योरिटी को नहीं दी है तो फिर क्या होगा कि जो कंटिन्यूइंग गारंटी है वो समाप्त हो जाएगी। नेक्स्ट है ऑन डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटी फ्रॉम हिज लायबिलिटी, जब श्योरिटी की लायबिलिटी समाप्त हो जाती है, ठीक है ना, श्योरिटी अपने लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है तो उस केस में भी जो है कंटिन्यूइंग गारंटी समाप्त हो जाती है। अब श्योरिटी है कौन कौन से कंडीशंस में, ये कुछ कंडीशंस हैं जिसमें श्योरिटी जो अपने लायबिलिटी से डिस्चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रोविजंस थे रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी के संबंध में। अब इसके बाद हम जो किस प्रकार से जो श्योरिटी है वो अपने लायबिलिटी से जो है डिस्चार्ज होता है, या किस प्रकार से जो कंटिन्यूइंग गारंटी के संबंध में हमने अभी पढ़ा था, उसी प्रकार से जो श्योरिटी की जो लायबिलिटी है वो कब समाप्त होती है। ठीक है ना, डिस्चार्ज ऑफ श्योरिटीज लायबिलिटी, इसके बारे में हम नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ेंगे।